हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो न्यूटन फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका शादाब सर, बायोलॉजी फैकल्टी। मैं आज से आपको न्यूटन फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी सब्जेक्ट सिखाऊंगा और देखेंगे कि हम बायोलॉजी को किस तरह से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वे में पढ़ सकते हैं, ताकि हमें बायोलॉजी ये ना लगे कि ये बायोलॉजी सब्जेक्ट याद करने वाला हो या ना हो, पर हम पढ़ेंगे कैसे, समझ के हर वर्ड को तोड़ तोड़ के, ताकि हमें ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सके और हम चीज़ों को अच्छे से समझ करके याद कर सके और हमें पढ़ने में आसानी और थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आपके लिए न्यूटन फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे कि मैं शादाब सर जो आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो बायोलॉजी ये है क्या, किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम इसको, या इसके ब्रांचेस क्या है, इसको किसने दिया, किसने नाम दिया, ये सारी बातें पहले हम जानेंगे। फिर जाके हम अपने चैप्टर पे मतलब एंट्री करेंगे, फिर चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, मतलब क्या है बायोलॉजी। आइए सबसे पहले हम देखें कि बात करें कि बायोलॉजी के बारे में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी लाइफ के बारे में। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मतलब लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायोलॉजी। अगर हम देखें तो बायोलॉजी जो टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक टर्म होता है आपके पास बायोस, और दूसरा जो टर्म है आपके पास वो है आपके पास लोगस। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ये ग्रीक वर्ड हैं जिनके मीनिंग है अभी आगे देखते हैं हम लोग। ग्रीक वर्ड है, और बायोस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है लाइफ, और लोगस बोलते हैं हम लोग स्टडी को। ठीक है, तो सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें या सिंपली बायोलॉजी की बात करें तो हमें ये दिख रहा है कि बायोलॉजी को हमने दो पार्ट में तोड़ा, एक तो बायोस प्लस दूसरा लोगस। बायोस का मतलब हो जाता है आपके पास लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। सीधी सिंपल डेफिनेशन, बायोलॉजी क्या है अपने पास, अगर हम यहां से देखें तो स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, सीधा सिंपल सा मतलब कि बायोलॉजी का मतलब हो गया अपने पास स्टडी ऑफ लाइफ। अब देखिए अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले ना ये जो एरिस्टोटल हैं इनको बायोलॉजी का फादर कहा गया है। और इसकी जो मेनली जो देखें तो इनमें 3 ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहले जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर माइक्रोबायोलॉजी। तो कहें तो अगर हम देखें तो बायोलॉजी के ब्रांचेस कितने हैं, अगर हम ब्रांचेस की बात करें, बायोलॉजी के ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं या कितने ब्रांच हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई मेन ब्रांच होता है उसके बाद उसके ब्रांचेस होते हैं, तो उसी तरह से अगर बायोलॉजी की हम देखें ना 3 ब्रांचेस अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में। ये पहला ब्रांच जिसका नाम है जूलॉजी, फिर दूसरा ब्रांच जिसको हम बोलते हैं बोटनी, और तीसरा ब्रांच जिसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहने का क्या मतलब है कि बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस हैं, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम देखें कि जूलॉजी क्या है भाई, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें सिंपल सा बात है कि स्टडी ऑफ लाइफ, द साइंटिफिक स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन, बड़ा सिंपल सा और छोटा सा, कि जूलॉजी क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। जिस ब्रांच में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करेंगे ना उसे हम कहेंगे जूलॉजी। उसी तरह से अगर हम आगे बात करें बोटनी के बारे में, तो बोटनी क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। बड़ा बेसिक डेफिनेशन है, क्या है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। उसी तरह से बात करेंगे हम लोग आगे, ये जो अपने पास है माइक्रोबायोलॉजी, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स।
या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बोल लीजिए आप लोग, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का बड़ा बेसिक सा मतलब है कि जिस भी ब्रांच में, बायोलॉजी का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी। एक बार मैं समअप करता हूँ इन सब चीज़ों को कि मैंने कहा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी को 3 ब्रांचों में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी। जू का मतलब यहाँ पे देखें तो हम लोग, जू का मतलब ही होता है एनिमल्स। अगर हम एनिमल का लॉजी मतलब, तभी मैं पहले बता चुका कि आपको स्टडी, अगर हम एनिमल की स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद बॉटनी की बात करें तो, अब जब हम मतलब इसकी बात करेंगे, प्लांट्स की बात करें तो बॉटनी कहलाएगा। फिर उसके बाद माइक्रोब्स की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। आइए तो आप समझते हैं कि माइक्रोब्स, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, इसी को बोलते हैं माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं, इसके क्या मतलब है। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब देखते हैं क्या है इसका मतलब, माइक्रोब्स क्या, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब। तो समझेंगे हम लोग कि माइक्रोब्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स एक ही टर्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दीजिए आप, या फिर आप बोल दीजिए माइक्रोब्स। ये दोनों टर्म का मतलब एक ही है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स दोनों टर्म एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा समझें आप, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव, मतलब ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली आंख से दिखाई भी ना देते हो, उसे कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। क्लियर है क्या। ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली आंख से दिखाई ना दे, ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। कांट सी विथ नेक्ड आइज, कांट या कैन नॉट सी विथ नेक्ड आइज, मतलब जिसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते, नेक्ड आइज, जिसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते उसे क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन माइक्रोब्स होते हैं अपने पास, तो माइक्रोब्स में आपके पास देखें तो अब बैक्टीरिया है, ये एक माइक्रोब्स है। उसके बाद जो प्रोटिस्टा होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सब माइक्रोब्स होते हैं, तो प्रोटिस्टा आ जाएगा अपने पास। और बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी बैक्टीरिया का एक टाइप है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, etc। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आंख से देख नहीं सकते, उसी क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स या माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। तो बेसिकली बात हुई कि 3 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के। सबसे पहले मैंने कहा जूलॉजी, फिर मैंने कहा बॉटनी, फिर मैंने कहा आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तीनों ब्रांचेस की बात करने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि किसे किसका फादर कहा गया है। बायोलॉजी का फादर कौन होता है, बॉटनी का, जूलॉजी का, उसके माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन सा है, इनकी बातें करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि फादर की बात करें अगर हम, कि फादर कौन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फादर के बारे में, फादर कौन। तो फादर जो होते हैं बायोलॉजी के, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम फादर करेंगे, बायोलॉजी का फादर किसको कहा गया है। तो आप सबको पता होगा बायोलॉजी का फादर एरिस्टोटल को बोला गया, ठीक है। एरिस्टोटल, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बायोलॉजी के ब्रांचेस की बात कर लें, अगर हम लोग की 3 ब्रांचेस हैं इसमें, तो ये ब्रांच है के पास आपका जूलॉजी है, फिर दूसरा अपने पास होता है बॉटनी होता है, और तीसरा अपने पास जो ब्रांच है वो है आपके पास माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 ब्रांचेस की बात किया। अगर मैंने कहा फादर बायोलॉजी का एरिस्टोटल को कहा गया है, तो उसी तरह से जो जूलॉजी के फादर्स होते हैं वो कहलाते हैं, वो भी आपके एरिस्टोटल ही हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। अगर हम बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेटस एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोफ्रेटस। ये इसको हम कहते हैं, ये किसका फादर है, ये फादर है आपके बॉटनी का। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर किसे कहा गया है, तो इसके जो फादर कहे गए हैं ये हैं अपने पास ल्यूवेनहुक। ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी के 3 फादर हमने बताया आपको, बायोलॉजी का जो फादर है वो एरिस्टोटल कहा, उसके ब्रांचेस के फादर, जूलॉजी का भी फादर आपके पास एरिस्टोटल है, बॉटनी का थियोफ्रेटस और माइक्रोबायोलॉजी का ल्यूवेनहुक। तो ये बेसिकली बातें थी जो हमने आपको बताई। अब देखेंगे हम लोग जो बायोलॉजी है, मैंने अभी आपसे कहा कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी एक्चुअल में स्टडी ऑफ लाइफ है। जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं, इसी को हमने क्या कहा है, बायोलॉजी कहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर जो कि है हमारे पास सेल
द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th बायोलॉजी का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। इसको हम लोग बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे ताकि आपके सारे एग्जाम की क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो और आसानी से आपको चीज़ें समझ में आए और याद हो जाए। तो आइए इससे हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का पहले चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। तो आइए हम लोग हेडिंग लगाएंगे पहले कि सेल द चैप्टर है अपने पास कौन सा चैप्टर है अपने पास, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर है आपके पास 8। इसमें है क्या आपके पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का क्या मतलब हुआ कि सेल जो कि आपका जिंदगी का यूनिट है, मतलब आपकी जिंदगी के लिए क्या होना जरूरी है, सेल। इस चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, किस किस चीज पे बात करेंगे उसको समझते पहले। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेल, क्या होता है सेल, क्या मतलब है सेल का, व्हाट इज सेल। पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कि व्हाट इज सेल। फिर हम दूसरा जो पढ़ेंगे थ्योरी जिसका नाम है सेल थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेल थ्योरी को देखेंगे कि सेल थ्योरी होता क्या है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो अपने पास टॉपिक आएगा वो नाम होगा उसका ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू क्या है इसकी बात करेंगे। फिर आगे हम आगे इस पे सेल के चैप्टर में ही आगे जो हम बात करेंगे उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। जितने सारे सवाल एक कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं सब पे हम एक तरफ से देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल की डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग। फिर लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के यूकैरियोटिक सेल जो कि पूरा चैप्टर ही रहेगा अपना आगे, यूकैरियोटिक सेल, इसको डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से हम लोग समझ के पढ़ लेंगे। तो मेनली अगर हम एक रफली इस चैप्टर में हम आपसे देखें तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल, सेल क्या है, कैसे बना, कैसे ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, सारी बातों को करेंगे। क्यों इसे फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी जो दिया गया था सेल्डन एंड स्वान के द्वारा उस पर डिस्कस करेंगे कि समझेंगे क्या है ये। ओवरव्यू ऑफ सेल, एक सेल कैसा हो सकता है, क्या क्या इसमें चीजें हो सकती है उसको देखेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, फिर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। फिर जब हम ये सारी कुछ पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अपना व्हाट इज सेल, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेल, ये होता क्या है, किसने पहली बार देखा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बहुत बेसिक चीजें होंगी इसमें जो आप बचपन मतलब क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेल। अपना जो टॉपिक है उसका नाम होगा व्हाट इज सेल, ठीक है। टॉपिक का नाम है अपना पास व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। सेल क्या है, पहला चीज अपने पास आ रहा है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है भाई। एक सवाल कि सेल क्या है, तो सेल देखिए, सेल आप एक मतलब यूनिट है। ये बोले तो कि मान के चलिए जैसे कि ये अपना ये कमरा है, ये जो दीवार है अपने पीछे ये दीवार है, ये बहुत सारे ईंट से मिल करके एक दीवार बना है। तो उसी तरह से कोई भी लिविंग बीइंग्स बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल्स में आपस में मिलने से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसे ही सेल कहेंगे। और बेसिकली हम समझें तो जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे बहुत सारे ईंट एक दूसरे के ऊपर रखे पड़े हैं, फिर जाके आपके दीवार का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह से कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली आपके क्या बोलते हैं कि सेल से ही होता है। बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे तो जाके एक ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि मल्टी सेलुलर कहलाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं सेल। सबसे पहले तो हम ये सेल की बात कर लेते हैं। सेल क्या है, सेल जिसको आप हिंदी में शायद कोशिका कहते हैं। तो सेल की बात करें तो सबसे पहले सुनिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जहाँ पे भी अगर लाइफ है वहाँ पे आपको सेल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिना सेल के लाइफ नहीं, बिना लाइफ के सेल नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि जो भी लिविंग बीइंग है, जो भी जिंदा है, उनकी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी होगी, तो वो हमारे पास है सेल। चाहे वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, वो जो भी हो, पर लिविंग है तो मतलब सेल है उसमें। और बहुत सारे सेल भी मिलके बनते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो समझिए पहले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है ये सेल अपने पास, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन मैंने बताया कि सेल क्या है भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके सबसे पहली बात करें तो कि सेल टर्म दिया किसने था। सेल जो टर्म है देने वाले साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके पास रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक। इसने सेल टर्म नाम भी दिया था। और ये जो फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेल डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो रॉबर्ट हुक ही हैं। डिस्कवर कौन किया था बच्चे लोगों? तो ये जो फर्स्ट सेल डिस्कवर किया वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। वो भी कब किया था? 1665 में। पहला सेल जब खोजा गया था तब वो साल कौन सा था? 1665। तो फर्स्ट सेल डिस्कवर कर दिया रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ये बात भी ख्याल रखेंगे। फर्स्ट सेल डिस्कवर किसने कर दिया? रॉबर्ट हुक। पर ये इंटरेस्टिंग बात, ये जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था ये कॉर्क सेल में हुआ था, और कॉर्क सेल में देखने को मिला था, जो कि कैसा था अपने पास? नॉन लिविंग था। पहला चीज सवाल आता है यहाँ पे, इसमें जो आपके पास रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था सेल को, तो वो सेल कौन से सेल में था? कॉर्क में था, और उसका नेचर कैसा था? नॉन लिविंग था। मतलब ये इसके पास लाइफ नहीं थी क्योंकि ये डेड था। ठीक है, फिर एक चीज कि 1674 में पहला लिविंग सेल खोजा गया। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल को खोजा था लीवेन हुक ने। कब खोजा था? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था बच्चे लोगों? तो ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया था। ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया। कब किया? 9 साल बाद, 1674 में। ये 65 में खोजा गया था, तो इसके 9 साल बाद आपको देखने को मिलेगा ल्यूवेन हुक ने क्या खोजा? फर्स्ट लिविंग सेल को खोजा। और पहला लिविंग सेल जिसके पास ना जो एनिमल की तरह था, जिसमें मूवमेंट था, तो लिविंग सेल को देखा और उसको नाम दिया, फर्स्ट लिविंग सेल को नाम दिया गया था एनिमल्क्यूल्स। क्यों नाम दिया गया एनिमल्क्यूल्स? क्योंकि ना एनिमल की तरह दिख रहा था इसको, एनिमल्क्यूल्स। और जिसे आज हम लोग, बहुत सारे लोग इसे कुछ बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। यही था एनिमल्क्यूल जिसे बोला गया था, वो कुछ बैक्टीरिया ही था जिसको ल्यूवेन हुक ने क्या बोला? एनिमल्क्यूल बोला। ये बेसिक चीजें जो आपके सेल के बारे में पता होनी चाहिए। मैंने पहले क्या बताया आपको कि व्हाट इज सेल? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? लाइफ का। लाइफ जहां पे भी होगी वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सेल देखने को मिलेगा। ये जो सेल होते हैं, ये सेल आपको पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, रॉड शेप और मतलब स्क्वायर, किसी तरह भी शेप देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके एक बेसिकली सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ। अब आगे आप समझते हैं कि होता क्या है ये सेल, तो मैं बता दिया आपको। आगे सुनिए, अगर हम बात करें सेल के बारे में, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये अगर ये सिंगल सेल है कोई, मान लो ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल भी जिस तरह से हम लोग लिविंग है उसी तरह ये सिंगल सेल भी लिविंग है। तो सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को भी शो करता है। क्या शो करेगा बच्चे लोगों? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि ये अकेले भी जिंदा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और इसेंशियल वर्क भी करेगा, इसेंशियल फंक्शन भी करेगा। इसेंशियल फंक्शन अब क्या होता है वो सुनिए। इसेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, कोई भी सेल लिविंग है मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। बहुत सारा सेल अकेले ही जिंदा रहता है, जैसे आपका बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ही है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। और बैक्टीरिया जो है वो सारे इसेंशियल फंक्शंस करेंगे। जिस तरह से हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं, जिस तरह से हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी तरह से एक अकेला सेल भी रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये सारा प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि इसेंशियल फंक्शन भी कर सकता है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करता है, इसेंशियल फंक्शन को शो करता है, इसीलिए इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। समझ पा रहे हैं आप लोग क्यों इसको स्ट्रक्चर बोला, क्यों इसको फंडामेंटल बोला? क्योंकि इसलिए बोला कि ये सिंगल सेल भी अकेला एक मतलब एनिमल है, एक जीव है, ये खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका, और इसेंशियल हर वो फंक्शन कर सकता है वो जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे रिस्पायरेशन, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये हुआ सेल के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। आगे हम लोग ये देखेंगे सेल थ्योरी, जो मैंने पहला पढ़ाया था कि व्हाट इज सेल। तो एक बार मैं समअप करता हूँ कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। एवरी ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग है वो किसी से मिलकर बना होगा, वो सेल से मिलकर बना होगा। इसमें कोई बात दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि सारे जीव, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सारे किसी से बने होंगे,
सेल से बने होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं सेल थ्योरी क्या कहना चाहती है, जो दूसरा अपने टॉपिक का जो टॉपिक है सेल थ्योरी। आइए समझते हैं हम लोग सेल थ्योरी को क्या कहना चाह रहा है। सेल थ्योरी हेडिंग लगाते हैं हम, प्लस सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आसान आसान सवाल होते हैं, एक बार देख लें आराम से याद हो जाएगा आपको। चलिए हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। देखिए सेल थ्योरी को जो देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हैं सेल्डन एंड स्वान। कौन है बच्चे लोगों? सेल्डन और स्वान। ये है सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन एंड स्वान ने क्या दिया था अपने पास सेल थ्योरी का? देखिए सबसे पहले तो हम ये समझिए सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल्डन एंड स्वान ने दिया था फॉर्मूला। अब ये सेल्डन कौन था? ये देखिए सेल्डन और स्वान के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र है, इसने क्या बोला उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेल्डन जो है ना, ये आपके पास एक ना जर्मन बोटनिस्ट थे। कौन थे बच्चे लोगों? जर्मन बॉटनिस्ट, बोटानिस्ट। और हमारे ये प्यारे स्वान साहब हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अभी मैंने आपको पढ़ा के लाया बॉटनिस्ट का मतलब किस पे स्टडी कर रहा होगा? ये प्लांट पे कर रहा होगा, और ये किस पे कर रहा होगा? ये एनिमल पे कर रहा होगा। ठीक है, मैंने बेसिकली बात बताया सेल्डन कहाँ का था? जर्मन का था और बॉटनिस्ट था। स्वान कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे। तो इसने क्या देखा? इसने बोला कि ऑल दी प्लांट which are made up of cells। क्या कहा इसने? कि जितने सारे प्लांट्स हैं सब सेल से मिलकर बने होंगे। एंड सेल फॉर्म क्या कर रहा था? फिर जाके आगे आपको सेल कंबाइन एंड फॉर्म, सेल कंबाइन हो रहा था और बना क्या रहा था? कंबाइन एंड फॉर्म टिश्यू। ये सारी बातें किसने की? ये सारी बातें हमारे सेल्डन साहब ने कही। सेल्डन साहब कौन थे जनाब? तो ये है हमारे जर्मन बॉटनिस्ट हैं, जो कि कहते हैं कि जितने सारे प्लांट सेल हैं सब किस चीज से मिलकर बने होंगे? सेल से। और सेल आगे चल के क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। ये हमारे सेल्डन साहब कह रहे हैं। आइए हम समझते हैं बॉटनिस्ट के बारे में, इसके बारे में। ये जो है इनका कहना है कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनके बाहर एक लेयर होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इनके हिसाब से एनिमल सेल हैव a thin layer that is called, या today is known as plasma membrane, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसी की बात कौन कर रहा था अपने पास? अब वो ही बात कर रहे थे सेल्डन स्वान। ये जो हमारे सेल्डन साहब हैं ये 1838 में ये सब बातें बोल रहे थे और ये 1839 में सेम टाइम पे कर रहे थे। पर इनके हिसाब से जितने प्लांट हैं सारे प्लांट सेल से बनेंगे और सेल मिल करके क्या बना देगा? आपका टिश्यू बना देगा। ठीक है, इसके हिसाब से जितने सारे एनिमल सेल हैं उनके बाहर एक थिन लेयर पाई जाएगी जिसे आज हम क्या जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, पहली बार दिया। हु गिव द सेल थ्योरी? सेल्डन एंड स्वान। कब दिया? तो 1838 में दिया। कौन क्या था उसके बारे में बताया। पर ये जो सेल थ्योरी है ये पूरी तरह से मतलब सारी बातों को ना एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ज़्यादातर चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया पर एक चीज़ बता नहीं पाया कि कोई भी सेल कैसे बनेगा। हाउ टू फॉर्म अ न्यू सेल, मतलब एक नया सेल कैसे जनरेट होगा, इस बात को समझाने में ये समझा नहीं पा रहे थे ये दोनों साइंटिस्ट। तो इसके बाद जो एंट्री होती है सेल थ्योरी में उसका नाम है रुडोल्फ वर्चो। तो आइए बात करेंगे हम लोग रुडोल्फ वर्चो के बारे में कि क्या कहना चाह रहे थे और क्या कहते हैं वो। तो समझते हैं हम लोग रुडोल्फ वर्चो के बारे में। ये हमारे साइंटिस्ट जनाब रुडोल्फ वर्चो। कौन सा है ये? रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चो। लास्ट में आते हैं और सारा क्रेडिट लेके जाते हैं। ये ना 1855 में आए और इसने जो सेल थ्योरी था उस सेल थ्योरी को क्या किया? मॉडिफाई किया और इसमें बताया कि कैसे एक नया सेल जनरेट होगा या नया सेल कैसे बनेगा, इस बात को बताया। देखिए जब आपका सेल थ्योरी इस चीज को समझा नहीं पा रहा था तो रुडोल्फ वर्चो आए और उसने कहा सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
रॉडॉल्फ वर्चो ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि कोई भी सेल पुराने सेल से ही बनेगा। कोई सेल है उसी से नया सेल बन सकता है, अगर कोई नया सेल बना है तो वो किसी पुराने सेल से ही बना होगा। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसी बात को समझाने के 1855 में आए। और ना ये रॉडॉल्फ वर्चो हमारे फाइनल शेप दिए इसको, सेल थ्योरी को, फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी, शेप ऑफ सेल थ्योरी। ये क्या किए, ये फाइनल शेप दिए किसको, सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिए। और ये कहना क्या चाहते थे, ये अपने लिए एक टर्म यूज करते थे, ओमनी सेलुला ई सेलुली, ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसके हिसाब से क्या इसका मतलब होता है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया, तो रॉडॉल्फ वर्चो ने दिया। इसका मतलब क्या है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कोई भी सेल पुराने सेल से ही बनेगा, ये कहना चाह रहा था ये हमारे रॉडॉल्फ वर्चो साहब। तो जब सेल थ्योरी जिसने सेल्डन एंड स्वान ने दिया, उसके बाद इसको थोड़ा मॉडिफाई किया वर्चो ने, इन तीनों ने मिला करके फाइनल शेप हुआ सेल थ्योरी का, जिसको आज हम सेल थ्योरी को क्या नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या है। तो सेल थ्योरी का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि क्या मतलब है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी तीनों के कॉम्बिनेशन, कुछ पॉइंट उनके और जो पॉइंट इसने जोड़ा रॉडॉल्फ वर्चो, तो उस पॉइंट को भी ऐड कर लिया गया। सेल थ्योरी को आज हम जानेंगे कि एवरी ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर ही बनेगा। पहला लाइन ये याद रखेंगे, जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो किसी से बनेंगे, वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनेंगे। तो पहला लाइन मैं लिखता हूं, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से बनेंगे और उसके प्रोडक्ट से बनेंगे। पहला पॉइंट सेल थ्योरी का, जिससे आप ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, फाइनली सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी का सीधा सा पॉइंट है कि जो भी लिविंग होगा, जो भी जिंदा होगा, किसी से बना होगा, वो आपके सेल से बने होंगे और उसके प्रोडक्ट से बने होंगे। दूसरा पॉइंट इसका जो आता है अपने पास कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का क्या मतलब हुआ कि देखिए कोई भी सेल होगा वो किससे मतलब बना होगा, पहले किसी सेल रहा होगा, उसी से नया सेल बना होगा। इसलिए क्या कह रहा है कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बेसिकली अगर हम सेल थ्योरी को समझाएं, कुछ सवालों की बात करें, तो सेल थ्योरी में क्या क्या सवाल बन सकता था कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किसने किया, सेल थ्योरी किसने दिया, तो सेल्डन एंड स्वान ने दिया। कब दिया, 1838 में दिया। तो सेल थ्योरी कहना क्या चाह रहा है, सेल थ्योरी ने कहना ये चाह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। दूसरा कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्रेजेंट सेल। तो देखिए सेल थ्योरी को ना पूरा डिटेल में समझा नहीं पाया, एक दो चीज़ों का सवाल का जवाब नहीं दे पाए हमारे सेल्डन एंड स्वान। तो फिर हमारे पास रॉडॉल्फ वर्चो का एंट्री होता है 1855 में, और ये हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी सेल होंगे वो किसी पुराने सेल से ही बने होंगे। और फिर इन तीनों को मिला करके एक नया सेल थ्योरी दिया जाता है, इसका नाम है सेल थ्योरी। और इसको हम लोग जानेंगे कि इसमें मेनली दो ही पॉइंट याद रखेंगे कि आप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। दूसरा लाइन है आपकी एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये बेसिकली आपका पहला जो हमने क्लास लिया, आज का लेक्चर था, वो यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके मतलब ओवरव्यू ऑफ सेल को देखेंगे कि सेल कैसे होते हैं, कैसे क्या दिखेंगे। ठीक है, तब तक